आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएमएस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आप सभी के बीच आज से मैं ज्योग्राफी घटना चक्र कंप्लीट वीडियो डिस्कशन लाने का प्रयास करूंगा, जो टॉपिक वाइज होगा। आप सभी यदि इस कंप्लीट वीडियो डिस्कशन घटना चक्र टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थ्योरी के साथ साथ MCQ यानी जो भी घटना चक्र में दिए गए हैं सारे जो है बातों को हम लोग पढ़ेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग ज्वार भाटा यानी कि इब्स एंड टाइड्स को पढ़ेंगे। देखिए, इब्स एंड टाइड्स क्या होता है इसमें जो है दिया गया है। तो देखिए, सूरज एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल की ऊपर उठना तथा नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अब ज्वार भाटा को थोड़ा सा और अच्छा से यदि हम लोग जाने तो देखिए, सूरज और चंद्रमा जब महासागर की पानी पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल लगाता है तो वह अपने तरफ खींचती है। तो जब पानी को अपने तरफ खींचती है तो पानी ऊपर उठता है, और पानी जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और पानी जब नीचे गिरता है तो उसे हम लोग भाटा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। पानी को ऊपर उठना ज्वार, पानी को नीचे गिरना भाटा कहते हैं। अब जो है आगे ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण दिया गया है। देखिए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूरज एवं चंद्रमा की आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बल, अभिकेंद्रीय बल जिसे हम लोग केंद्रामुख बल भी कहते हैं एवं अपकेंद्रीय बल जिसे केंद्राप्रसारित बल भी कहते हैं, के फलस्वरूप होती है। अपकेंद्रीय बल यानी कि बाहर की ओर लगने वाली बल, और अभिकेंद्रीय बल यानी कि केंद्र की ओर लगने वाले बल को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ज्वार भाटा जो है उत्पत्ति होने का क्या क्या कारण है। सूरज की गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, इन चारों स्थिति में जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अब आगे दिया गया है यहाँ कि केंद्राप्रसारित बल के परिणामी बल के फलस्वरूप होती है। आगे दिया गया है अर्थात पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख फरता है यानी कि चंद्रमा की सामने है, वहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी की केंद्राप्रसारित बल यानी कि अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। यानी कहने का अर्थ इसका क्या हुआ कि जो पृथ्वी का गोलार्ध चंद्रमा की सम्मुख होता है, सामने होता है, वहाँ का क्या कहते हैं, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल जो है चंद्रमा का ज़्यादा लगता है और ज़्यादा लगता है, और पृथ्वी का जो है केंद्राप्रसारित अपकेंद्रीय बल कम होता है, जिस वजह से जो है वहाँ ज्वार भाटा जो है उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, यानी उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। अब आगे फिर क्या दिया गया है, आगे लाइन में दिया गया है दूसरी ओर यानी पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा की विपरीत दिशा में होता है। पहले क्या था, चंद्रमा के सामने, अब विपरीत का बात कर रहा है। वहाँ केंद्राप्रसारित बल यानी कि अपकेंद्रीय बल परिणामी चंद्रमा की आकर्षण बल से अधिक होता है। कहने का अर्थ, जो पृथ्वी का गोलार्ध चंद्रमा की विपरीत दिशा में होता है वहाँ अपकेंद्रीय बल जो है चंद्रमा की आकर्षण बल से अधिक होता है, जिस वजह से जो है वहाँ पर भी उच्च ज्वार और प्रत्यक्ष ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो याद रखिएगा, चंद्रमा की सामने जो ज्वार आता है उसे प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं, और जो चंद्रमा के विपरीत ज्वार आता है उसे अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। और अप्रत्यक्ष ज्वार आने का जो कारण होता है वो क्या होता है, पृथ्वी का जो है केंद्राप्रसारित बल यानी कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अप्रत्यक्ष ज्वार आने का जो कारण होता है, और प्रत्यक्ष ज्वार आने का कारण क्या होता है, चंद्रमा का आकर्षण बल। तो दोनों बात जो है याद रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, इसी कारण पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर 24 घंटा में सामान्यतः 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब फिर आगे कह रहा है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। तो ये भी पॉइंट अच्छा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है, पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है। आगे कह रहा है अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में प्रतिदिन ज्वार लगभग 25 या 26 मिनट देर से आता है। और ये 25-26 मिनट देर से आने का कारण होता है कि पृथ्वी भी क्या करती है, अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, और चंद्रमा भी जो है पृथ्वी का घूर्णन करती है, जिस वजह से जो है ये 25-26 मिनट जो है दूसरी ज्वार आने में लेट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, ज्वार के 6 घंटे यानी 12.5
या 13 मिनट के बाद निम्न ज्वार भाटा आता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा भी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा पश्चिम से पूरब करता है। ज्वार केंद्र जब अपना एक चक्कर पूरा करता है तब तक चंद्रमा उसके कुछ आगे निकल गए होते हैं तथा ज्वार केंद्र को चंद्रमा के ठीक नीचे पहुंचने में 50 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए पृथ्वी, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा डायग्राम दिया गया है। यहाँ क्या डायग्राम दिया गया है कि ये जो है आपका मून है, ठीक है, और ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। तो यहाँ माना कि यहाँ समय जो कुछ भी रहा होगा तो यहाँ से घूर्णन करते करते पृथ्वी 24 घंटा में फिर यहाँ आएगी, और जब पृथ्वी 24 घंटा में यहाँ आएगी तब यह मून जो है यहाँ चले जाएगी तब तक। और जब ये मून भी, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन करती है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है, और जब ये मून यहाँ चले जाएगी और ये पृथ्वी अब यहाँ आया है, तो इतने दूरी को तय करने में पृथ्वी को फिर जो है 50 से 52 मिनट लगेगा। वही बात जो है यहाँ कहा गया है। यहाँ कहा गया है, क्या कहा गया है? देखिए, चंद्रमा के सामने पुनः आने में, यानी कि चंद्रमा के सामने, चंद्रमा तब तक तो यहाँ आ गई है, तो चंद्रमा के सामने पुनः आने में 24 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। यानी कि चंद्रमा जो है जितनी भी दूरी तय करेगी 24 घंटे में, उतने दूरी को जो है पृथ्वी के द्वारा तय करने में सिर्फ 50 मिनट लगेंगे, यहाँ कह रहे हैं, ठीक है। उसी स्थान पर अपकेंद्रीय बल के कारण चंद्रमा के विमुख भाग में 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार आता है। अब देखिए यहाँ जो है 24 घंटा में 52 मिनट, यानी कि 50 मिनट लगते हैं आने में पृथ्वी को। तो कहने का अर्थ 12 घंटा में जो पृथ्वी जितना दूरी तय की होगी और 12 घंटा में पृथ्वी जितना दूरी तय की होगी, उसके बाद चंद्रमा भी जो है पृथ्वी का चक्कर लगाया होगा, और जब चंद्रमा पृथ्वी का 12 घंटा में जितना चक्कर लगाया होगा उतना दूरी पृथ्वी को तय करने में सिर्फ 26 मिनट लगेगा। इसलिए क्या कहते हैं, 26 मिनट बाद ज्वार आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए आगे फिर क्या दिया गया है, यहाँ आगे दिया गया है दूसरा पेज में कि चंद्रमा पृथ्वी का, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का 27 दिन में एक चक्कर लगाता है। यानी कहने का अर्थ पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा जो है 27 दिन में लगाती है, ठीक है, याद रखिएगा, लगाता है। अब आगे कह रहा है, अतः A1 भाग का चंद्रमा कक्षा का 2/55 भाग है। तो ये सब कुछ नहीं है, याद नहीं रखना है, यही कैलकुलेशन करके 50 मिनट समय लगता है, यही निकाला गया है, ठीक है। अब देखिए आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं तो यह डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। देखिए डायग्राम कहना चाह रहा है, ये पृथ्वी है और ये क्या है, सूरज है, और ये चंद्रमा है। तो यहाँ डायग्राम में अमावस्या और पूर्णिमा का बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है कि जब सूरज, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यानी क्या कह रहा है कि जब कभी भी सूरज, पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा और ये हो गया सूरज, यानी तीनों एक सीधी रेखा में यदि हो जाए तो चंद्रमा भी क्या कहते हैं, पानी को अपनी तरफ खींचेगा, और क्या कहते हैं, सूरज भी पानी को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि दोनों मिल के पानी को खींच रहा है, यानी कि अधिक बल लगाया जा रहा है। तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि जब कभी भी सूरज, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो उनकी सम्मिलित शक्ति परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार यानी कि स्प्रिंग टाइड जो है आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सम्मिलित रेखा में हो तो उस समय जो है दीर्घ ज्वार जो है वो आता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि यह स्थिति सिजगी कहलाती है। कौन स्थिति को? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज तीनों एक ही लाइन में हो तो इस स्थिति को जो है सिजगी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, सिजगी किसे कहते हैं, जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही स्थिति में हो तो उसे सिजगी कहते हैं। अब देखिए ऐसा पूर्णिमा या अमावस्या को होता है, यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज तीनों एक ही लाइन में होता है तो क्या होता है, ये क्या कहते हैं, अमावस्या हो जाता है। अब यदि क्या कहते हैं, यानी कि सूरज और पृथ्वी के बीच यदि चंद्रमा आ जाता है तो अमावस्या हो जाता है। और जब क्या कहते हैं,
पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूरज के बीच आ जाए तो क्या पूर्णिमा हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अमावस्या कब होता है, पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाए तो अमावस्या होता है, और जब क्या कहते हैं चंद्रमा और सूरज के बीच पृथ्वी आ जाए तो उस स्थिति में जो है पूर्णिमा कहते हैं। तो दोनों स्थिति में तो क्या कहते हैं, सूरज चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध रेखा में है, और दोनों स्थिति में इसका मतलब क्या कहते हैं, ज्वार जो है वो उच्च ज्वार आने की संभावनाएं हैं। यही बात यहाँ कहा गया है कि पूर्णिमा व अमावस्या को होता है। इसके विपरीत जब सूरज पृथ्वी चंद्रमा मिलकर एक समकोण बनाते हैं, यानी कि माना कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है मान लें, और ये मान लें सूरज है और ये मान लें चंद्रमा है, तो ये क्या हो गया, समकोण हो गया, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और तब इस स्थिति में जो है जब समकोण बनाएगा तो इस स्थिति में जो है उच्च ज्वार नहीं आएगा, ठीक है। इस स्थिति में जो है लघु ज्वार आने की संभावनाएं हैं, फलस्वरूप लघु ज्वार का अनुभव किया जाता है। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ कहने का अर्थ इसका क्या हुआ कि उच्च ज्वार जब आएगा तो वह उच्च ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या में आता है। क्या कहते हैं, निम्न ज्वार जब आता है तो निम्न ज्वार जो है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि उच्च ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के समय आती है, और क्या कहते हैं निम्न ज्वार जो है वो कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी में जो है वो होता है। अब आगे क्या कह रहा है कि लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्नतर तथा निम्न ज्वार भाटा सामान्य से उच्चतर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये हूबहू पॉइंट उठा के जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये पॉइंट फिर से हम लोग एक बार पढ़ते हैं। यह पॉइंट क्या दिया गया है कि लघु ज्वार भाटाओं यानी कि छोटा ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्नतर तथा निम्न ज्वार भाटा सामान्य से उच्चतर होता है, ठीक है। आगे पॉइंट है कि चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी की नज़दीक है, यानी कि चंद्रमा अन्य तारों का अर्थ यानी कि सूरज की अपेक्षा चंद्रमा क्या है, पृथ्वी की नज़दीक है, अतः यह वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। कहने का अर्थ यहाँ क्या हुआ कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से जो है सूरज की तुलना में नज़दीक है, जिस वजह से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को जो है वो ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। अब इसी से महासागर में ऊंची जल तरंग उत्पन्न होती है, किससे, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल से। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूरज की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है, और यह अधिक इसलिए होती है क्योंकि सूरज जो है पृथ्वी से दूर है और चंद्रमा जो है पृथ्वी से नज़दीक है, जिस वजह से यह जो है हमें देखने को मिलता है। आगे कह रहा है इंग्लैंड की दक्षिण तट पर स्थित साउथैम्प्टन में प्रतिदिन 4 ज्वार आते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित साउथैम्प्टन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर ज्वार पहुँचते हैं। यहाँ कहने का अर्थ क्या हुआ कि इंग्लैंड में एक ऐसा साउथैम्प्टन जगह है जहाँ क्या कहते हैं दिन में 4 बार ज्वार देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अपवाद है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के हर एक पॉइंट पर जो है प्रतिदिन जो है 2 बार ही ज्वार हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ इंग्लैंड की दक्षिण तट पर साउथैम्प्टन जो है वहाँ 4 बार ज्वार आते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे यदि हम लोग थोड़ा सा बढ़ें तो आगे जो है MCQ जो प्रश्न है वो दिया गया है, क्वेश्चंस आंसर दिया गया है। देखिए क्वेश्चंस आंसर क्या है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सूरज की प्रभाव से, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी की घूर्णन गति से, तीसरा ऑप्शन है सूरज और चंद्रमा की संयुक्त प्रभाव से, और चौथा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल से। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में ही सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ज्वार भाटा आने का जो मेन कारण होता है वो सूरज और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और पृथ्वी की अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चंस भी पूछा गया है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है, दूसरा क्वेश्चंस। अब देखिए दूसरा क्वेश्चंस यहाँ जो दिया गया है वो महासागर और समुद्र ज्वार भाटा
किसके किनके कारण जो है वो होता है, यानी कि महासागर और समुद्र में ज्वार भाटा किनके कारण होता है। देखिए सूरज की गुरुत्वाकर्षण बल, पहला ऑप्शन, हाँ सूरज की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा ऑप्शन, तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी आता है। और तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का अपकेंद्र बल, तो पृथ्वी के अपकेंद्र बल के कारण भी जो है वो ज्वार भाटाएं जो है वो उत्पन्न होता है, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब जब तीनों ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो तीनों ऑप्शन किस में है, तीनों ऑप्शन यहाँ आपको क्या डी नंबर में दिख रहा है, 1 और 2 और 3, तीनों, यानी कि तीनों, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा इस आंसर का। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ है कि अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार यानी कि इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण क्या है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार, थोड़ा सा जूम कर ले, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार कह रहा है। पहला ऑप्शन है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा ऑप्शन है सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल, और तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का अपकेंद्र बल, और चौथा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए अप्रत्यक्ष ज्वार क्या होता है, जब पृथ्वी पर, ये माना कि पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो इधर वाला जो भाग है वो चंद्रमा की सामने है, तो चंद्रमा की सामने है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो इधर का ही प्रभाव जो है गुरुत्वाकर्षण बल दिखने को मिलेगा, यानी कि इधर जो ज्वार आ रहा है वो चंद्रमा के कारण आ रहा है, और चंद्रमा के कारण आने वाले ज्वार को जो है प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। और इधर पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अपकेंद्र बल के कारण जो है उसी समय जो है यहाँ भी जो है वो ज्वार उत्पन्न होता है। तो इस समय जब यहाँ उत्पन्न होता है तो ये चंद्रमा की उत्पत्ति, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता है, चंद्रमा की जो क्या कहते हैं विमुख यानी कि विपरीत दिशा में पृथ्वी की अपकेंद्र बल के कारण होता है। इसे भी हम लोग जो है थ्योरी वाले में जो है पढ़े हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष ज्वार में जो हो जाएगा वो पृथ्वी का अपकेंद्र बल हो जाएगा, ठीक है। अब यदि फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन और निष्कर्ष वाला है। तो कथन ए में क्या है, लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार जो है सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। यह पॉइंट जो है हूबहू उठा के यहाँ डाला गया है, पीछे हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे थे। तो कथन ए सही हो जाएगा। और कथन कारण आर पूछ रहा है, कह रहा है क्या कि लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान नव चंद्र के समय होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब लघु ज्वार उत्पन्न होता है तो वो क्या कहते हैं, पूर्ण चंद्र के समय, क्या कहते हैं, लघु ज्वार नहीं, वृहद ज्वार जब उत्पन्न होता है तो पूर्ण चंद्र, यानी कि पूर्ण चंद्र मतलब फुल मून, फुल मून मतलब पूर्णिमा, और नव चंद्र यानी कि न्यू मून यानी कि अमावस्या, यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या के समय वृहद ज्वार उत्पन्न होता है, ठीक है। और विपरीत जो ज्वार उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष ज्वार होता है। यहाँ लघु ज्वार कह रहा है, तो लघु ज्वार उत्पन्न कब होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के समय, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के समय। तो ऑप्शन देखिए यहाँ क्या दिया गया है, ए में ए और आर दोनों सही है। नहीं, ए और आर नहीं सही है, ए सिर्फ सही है। अब ए और आर दोनों सही है, नहीं, ए और आर दोनों नहीं सही है, सिर्फ ए सही है। अब देखिए अगला ऑप्शन यदि हम लोग देखें, बी ये था ना, सी नंबर ऑप्शन यदि देखें तो सी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो यही ए सही था और आर गलत था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं। लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्नतर तथा निम्न ज्वार भाटा सामान्य से उच्चतर होता है। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र नव चंद्र को नहीं बल्कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आता है। देखिए ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन है। रेखाचित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थिति में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। यानी कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, किस स्थिति में हमसे पूछा जा रहा है कि ज्वार जो है वो अधिकतम होगा। तो देखिए ये ज्वार अधिकतम कब होगा, जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों क्या हो, एक सीध रेखा में होना चाहिए। देखिए यहाँ सूरज हो गया और ये मून हो जाएगा, ठीक है। ये सूरज हो रहा है और ये क्या है, मून है, और यहाँ ये मून है। जब ये मून है तो अब देखिए किस स्थिति में आएगा, और ये पृथ्वी की कक्षा है, यानी कि ये पृथ्वी है। तो तीनों तो एक सीध रेखा में ही है, और जब तीनों एक सीध रेखा में है तो हमसे यहाँ मून का जो है वो ये M1, M4, M2 करके दिया गया। तो M4 सूरज और पृथ्वी, यानी M4 की स्थिति में जो है उच्च ज्वार जो है हमें देखने को यहाँ क्या होगा, मिलेगा, क्योंकि M4 जो है वो M4 और सूरज
और पृथ्वी तीनों क्या है, एक सीध रेखा में हो जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका यदि थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन पढ़े तो डिस्कशन में क्या दिया गया है कि M2 की स्थिति पूर्ण चंद्र की स्थिति तथा M4 की स्थिति नवचंद्र की स्थिति को व्यक्त करता है। इन दोनों परिस्थिति में सूरज, चंद्र और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तथा ये सिजगी या युवती एवं वियुति की स्थिति कहलाती है। इन दोनों ही स्थिति में बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। उपभू बृहद ज्वार नवचंद्र जो है या पूर्ण चंद्र को घटित होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम स्थिति में होता है तथा नवचंद्र की स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी के असामान्य निकट स्थिति में होता है तब अधिक बृहद ज्वार जो है वो आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बृहद ज्वार कब आता है। तो देखिए जब बृहद ज्वार हमसे पूछा जा रहा है तो बृहद ज्वार आने के लिए तीनों एक सीध रेखा में होना चाहिए। देखिए डी नंबर ऑप्शन है, रात बहुत ठंडी है, नहीं। तेज हवा चल रही है, नहीं। सूरज और चंद्रमा समकोण बनाती है, छोटी ज्वार आता है। अब बचा ए ऑप्शन, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है। हाँ, बृहद ज्वार कब आएगा, जब पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा तीनों क्या हो, एक सीधी रेखा में हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया है। महासागर में ऊंची जल तरंग कैसी होती है। तो ऊंची जल तरंग जो है भूकंप से, नहीं। तारों से, नहीं। चंद्रमा से और सूरज से। चंद्रमा से और किससे, सूरज से। इन दोनों से जो है ऊंची ज्वार जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, एक ही ऑप्शन को चूज करना है। तो ये हो जाएगा डी नंबर, चंद्रमा से। और चंद्रमा से इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखिए सूरज से भी होता है और चंद्रमा से भी होता है। तो पृथ्वी पर जो है वो चंद्रमा का सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी से नज़दीक है और सूरज क्या है, पृथ्वी से दूर है, जिस वजह से सूरज का प्रभाव हमें कम दिखने को मिलता है। और जब कभी भी इस तरह दो ऑप्शन रहे और एक ही ऑप्शन चूज करना हो तो चंद्रमा इसलिए चूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था।